मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं संकर्षण को क्या जवाब दूँ कि उसका पिता कौन है। संकर्षण मेरा बेटा है, पर उसके जीवन की भी अजब कहानी रही। वह मेरी एक गलती का परिणाम है जो प्रकृति ने कराई थी। मेरे पति आशीष के लंदन प्रवास के दौरान उनके बचपन के मित्र गगन के साथ प्रकृति ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि संकर्षण का जन्म हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गगन या मैं आशीष के साथ ऐसी बेवफ़ाई करेंगे। हमने बेवफ़ाई भी नहीं थी, बस सब कुछ आवेश में के हाथों घटित हो गया था। मुझे आज भी अच्छा तरह याद है जब गगन की पत्नी को हर तरफ से निराशा होने के बाद डॉक्टर के इलाज से गर्भ ठहरा था, पर पूर्ण समय बाद एक विकृत शिशु ने जन्म हुआ जो अधिक देर तक जिंदा न रहा। होटल के कमरे में थके, अवसादग्रस्त और निराश गगन को संभालते संभालते हम लोगों को झपकी आई, और कब हम लोग प्रकृति के कसूर हाथों में मजाक बन बैठे, समझ ही नहीं पाए। फिर संकर्षण का जन्म हो गया। मैंने उसे जन्म देते ही गगन और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया, ताकि यह राज आशीष और गगन की पत्नी को पता न चले। गगन की पत्नी अपनी सूनी गोद भरने के कारण मेरी महानता के गुण गाती, और आशीष मेरे इस त्याग को कर्तव्य की दृष्टि से देखते। हाँ, मेरे मन में ज़रूर कभी कभी अपराध बोध होता, एक तो संकर्षण से अपने को दूर करने का, और दूसरा आशीष के सब छिपाने का। पर इसी में सबकी भलाई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गगन और उसकी पत्नी संकर्षण को पाकर खुश थे। वह उसके जीवन में आशा थी। मेरे 2 बच्चे और थे कि तभी वह घटना घटी। संकर्षण तब 10 वर्ष का रहा होगा। वह गगन और उनकी पत्नी कार में कहीं से लौट रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। गगन की पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गगन को भी काफ़ी चोटें आई। हाँ, संकर्षण को एक खरोंच तक नहीं आई। काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद गगन स्वस्थ हो गए और दुनिया से विस्तृत। एक दिन उन्होंने मुझे आशीष को बुलाकर कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति संकर्षण के नाम कर दी है। अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। मेरी खोज खबर लेने की कोशिश मत करना। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर संकर्षण को हमारे हवाले कर एक दिन वह घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। आशीष को गगन के जाने का गम जरूर था, पर संकर्षण अब हमारे साथ रहेगा यह जानकर वे बहुत खुश थे। उनके अनुसार हम दोनों ने इतने दिन पुत्र वियोग सहा। तब से आज तक 10 साल बीत गए थे, लेकिन वह हम लोगों के साथ था। हालांकि जब से उसे पता चला था कि गगन और उसकी पत्नी, जिनके साथ वह इतने वर्ष रहा, उसके माता पिता नहीं हैं, माता पिता हम लोग हैं, तो वह हमसे नाराज रहता। कहता, आप लोग कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को इतनी आसानी से किसी दूसरे को दे दिया। अगर मैं इतना अवसादहीन था तो मुझे जन्म क्यों दिया था। आपने बड़े भाई बहन से भी संकर्षण का तालमेल न बैठ पाता। उसकी रुचि, सोच, सब कुछ उससे अलग थी। उसकी शक्ल भी गगन से बहुत मिलती थी। कई बार आपने दोनों बच्चों में इतनी भिन्नता और गगन में इतनी समरूपता आशीष को आश्चर्य में डाल देती। वे कहते, हैरत है, इसका सब कुछ गगन जैसा है। मैं कहती, बचपन से वहीं पला है। व्यक्ति अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखता है। आशीष को आश्चर्य होता, संदेह नहीं। मैं और गगन दोनों ही उनके संदेह की परिधि के बाहर थे। यह सब देखकर मुझे खुद पर और क्षोभ बोध होता था, और मन करता था कि आशीष को सब कुछ सच बता दूं। लेकिन आशीष क्या सच सुन पाएंगे, इस पर मुझे संदेह था। वैसे संकर्षण आशीष की ही भांति बुद्धिमान था, केवल उसमें इसी गुण से जो आशीष से मिलता था आशीष के पितृ संपत्ति हो जाता। पर संकर्षण उनने तो अपने चारों तरफ हम लोगों के लिए
एक नाराज़गी का जाल बुन लिया था और अपने को एकाकी करता चला गया। पता नहीं यह कारण था अथवा कोई और संकर्षण अब बीमार रहने लगा। अस्थमा जैसे लक्षण से मर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया। हम लोग अब तक कोचीन में सेटल हो रहे गए थे, पर कोचीन में ही नहीं बाहर भी अच्छे डॉक्टर फेल हो गए। हालात यह हो गई कि संकर्षण कई कई घंटे ऑक्सीजन पर रखा जाता। मैं और आशीष दोनों ही बड़े परेशान थे। अंत में एक्सपर्ट डॉक्टरों ने टीम एक मीटिंग हुई और तय किया गया कि एक एंटीऑक्सीडेंट डिजीज़ नामक बीमारी से पीड़ित है, जो कि जेनेटिक होती है और इसके लक्षण अस्थमा से मिलते जुलते हैं। हालांकि यह बीमारी 30 साल की उम्र के बाद होती है, पर शायद संकर्षण के समय से पहले ही हो गई और इसके लिए पिता का डीएनए टेस्ट होना होगा, ताकि यह तय हो सके कि वह उसी की बीमारी से पीड़ित है और उसे सही इलाज हो सके। आशीष का डीएनए टेस्ट संकर्षण से मेल नहीं खाया। मेल खाता भी कैसे? आशीष अगर उसके पिता होते तब ना, तभी तो ये हो। आशीष तो डीएनए रिपोर्ट आते ही बिना मेरी ओर देखे और बिना संकर्षण की बीमारी की परवाह किए कार स्टार्ट कर घर चले गए। संकर्षण की आंखों में उठते मेरे लिए नफरत के भाव और उसका यह प्रश्न करना कि आखिर मेरे पिता कौन हैं, मुझे अंदर तक झंझोर गया। मैं तो अपराधी की तरह कटघरे में खड़ी ही थी। गगन को संकर्षण की नज़रों में गिराने की इच्छा न हुई, अतः मैं चुप रही। संकर्षण बोला, आज तक मैं अपने को अवांछनीय समझता रहा। जिसके माता पिता उसे बड़ी आसानी से किसी और की गोद में ऐसे डाल देते हैं जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु हो, पर आज पता चला कि मैं अवांछनीय होने के साथ साथ नाजायज औलाद भी हूँ। अपनी चरित्रहीन माँ और पिता की अय्यासियों की निशानी। आपने आशीष अंकल को भी इतने दिन तक अंधेरे में रखा, जबकि मैंने देखा है कि आप पर कितना विश्वास करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। मैंने विरोध करना चाहा, बेटा ऐसा नहीं है। मत कहिए मुझे बेटा, इससे अच्छा है कि मैं बिना यह सत्य जाने कि मर जाता। कम से कम कुछ भ्रम तो बना रहता। अब तो हो सके तो कृपया करके मेरे पिता का नाम बता दीजिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आपने क्षणिक सुख के लिए मुझे इतनी बड़ी यातना क्यों दे डाली, जिससे निकलने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। संकर्षण बोला। फिर उसने अपनी सारी दवाएं उठाकर फेंक दी। जो कुछ उसके खाने के लिए आया था उसे भी हाथ नहीं लगाया। मैं उसे आशाएं खड़ी देख रही थी। मैंने डरते डरते आशीष को फ़ोन मिलाया। आशीष बोले, क्या बात है? संकर्षण ने दवाइयाँ फेंक दी हैं और खाना भी नहीं खा रहा। मैंने कहा। आशीष झल्ला कर बोले, तो मैं क्या करूं? और फ़ोन काट दिया। मैंने संकर्षण को समझाने की कोशिश की, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अभी तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। क्या नहीं समझ पाऊँगा? इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। आप क्या बताएंगी? यही ना कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं रेप का शिकार हुई थी। कम से कम यही बात बता दीजिए, ताकि आपके प्रति मेरी नफ़रत कुछ कम हो सके, वरना इस नफ़रत से मेरे अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है। मैं कैसे कहूँ दूँ यह, जबकि मुझे पता है कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ था और न ही हम दोनों अपने पार्टनर के प्रति वफादार थे। यह बिल्कुल सत्य है कि उस घटना के अलावा हम लोगों के मन में कभी एक दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं आए। हम एक दूसरे का उतना ही आदर करते थे जितना इस घटना से पहले करते थे। पर इस बात का संकर्षण समझ पाएगा भला? संकर्षण ही क्या, आशीष भी इस बात को समझ पाएंगे क्या? मेरा ऐसा सोचना गलत भी न था। तभी तो 2 दिन बाद आशीष ने मुझसे पूछा, संकर्षण के पिता गगन ही है ना? मैंने कहा, पहले मेरी बात तो सुनिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है।
तुम मेरी केवल यह बताओ से संकर्षण के पिता गगन ही हैं ना? मैंने कहा हाँ। यह सुनते ही आशीष जैसे पागल हो गए, मुझ पर चिल्लाए, नीच हो तुम। जिन पर मैं जिंदगी भर विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे इस आदतें सकल गगन से मिलती लगती थी, पर फिर भी मैं कभी संदेह न कर सका तुम दोनों पर। मेरे इस विश्वास का यह सिला दिया तुमने। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? गुस्से में आशीष ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, जी तो कर रहा है तुम्हें मार कर जेल चला जाऊं, ताकि फिर कोई पत्नी पति को धोखा देने से पहले 10 बार सोचे। पर इतनी नीच हो कि तुम्हें मारने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है। उसने तुम्हारी तुरंत मुक्ति हो जाएगी, जबकि मैं ये नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि तुम तिल तिल कर मरो। और फिर आशीष ने मेरी गर्दन छोड़ दी। उधर संकर्षण अपने पिता का नाम जानने की जिद लगाए बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे गगन का नाम कैसे बता दूं। मुझे पता था कि वह उनकी बहुत इज्जत करता है। उनके साथ बिताए सारे सुखद क्षणों की स्मृतियाँ संजोए हुए है। अगर वो भी उनसे छिन गई तो कैसे जिएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कुआ तो इधर खाई, न बताते पर तो वह केवल अवसादग्रस्त है। बताने पर कहीं उसकी जान ही ना दे दे। दवा न खाने और आज अवसादग्रस्त होने से संघर्ष की हालत 2 दिनों में और ज़्यादा बिगड़ गई। उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ गई। इधर गगन का कुछ भी पता न था। वो क्या कर रहा है, कहाँ है, किसी को कोई जानकारी न थी। एक दिन मैंने डरते डरते आशीष से कहा, गगन का पता लगाएं, वरना संकर्षण का इलाज नहीं हो पाए। मैं कैसे पता लगाऊं? तुम अनपढ़ हो क्या? और फिर पैर पटकते हुए चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पल पल अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख रही थी। जिंदगी में अनजाने में हुई एक गलती का इतना बड़ा दुष्परिणाम होगा, सोचा ना था। फिर मैंने सारे संबंधियों दोस्तों को ईमेल किया। संकर्षण बहुत बीमार है। उसकी बीमारी डीएनए टेस्ट से पता चलेगी। अतः गगन जहाँ कहीं भी हो तुरंत संपर्क करें। अंजन और अमिता भी संकर्ष को देखने आ गए थे। वीकेंड था, वरना वो फ़ोन से ही हालचाल पूछ लेते थे। आज की ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त रहता है कि अपनों के लिए ही समय नहीं निकाल पाता। आते ही थोड़ा फ्रेश होने के बाद अमिता और अंजन दोनों एकाएक पूछा, क्या बात है मम्मी पापा, आप दोनों बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। आशीष यह प्रश्न सुनकर वहाँ से उठकर चले गए। मम्मी इन्हें क्या हुआ? अंजन ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, संकर्षण की बीमारी को लेकर हम परेशान हैं। यह बीमारी का तनाव आप लोगों के चेहरे पर नहीं है, कुछ और बात है। हम लोग इतने बच्चे भी नहीं हैं कि कुछ समझ न सकें। सच बात बताइए, शायद हम लोग कोई हल निकाल सकें। मुझे बच्चों की बातों पे कुछ आशा की किरण नज़र आई, लेकिन फिर मन में संदेह हो गया कि जब आशीष कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो बच्चे क्या खाक मेरी बात समझेंगे? फिर बताना तो पड़ेगा ही। सोच मैंने बच्चों को सारी बात बता दी। आज की पीढ़ी शायद हम लोगों से ज़्यादा समझदार है, सारी स्थिति का विश्लेषण करती है और फिर निर्णय लेती है। वे दोनों कुछ देर के लिए एकदम गंभीर हो गए। फिर अमिता बोली, तभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि संकर्षण हम लोगों को इतना भिन्न क्यों है। हम लोग इसका कारण उसकी परवरिश मानते थे, पर सब तो कुछ और ही था। फिर अंजन बोला, पर कोई बात नहीं, सारी परिस्थितियों को देखकर हुए अंकल और आपने इतना दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, गलती आप में सिर्फ इतनी है कि आपने यह बात इतने दिनों तक पापा से छिपाकर उनका विश्वास तोड़ा है, जो वे आप और अंकल पर करते थे। आपको यह बात उसी समय पापा को बता देनी चाहिए थी। अमिता बोली, भैया तुम भी कैसी बात करते हो? क्या पापा आज जिस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है
उसे उस समय सहजता से सुन लेते। अंजन बोला, सुन लेते। इस समय उन्हें ज़्यादा धक्का इस बात का लगा है कि मम्मी ने यह सच उनसे इतने दिनों तक छिपाया। तुम गलत कह रहे हो। अगर मम्मी ने छिपाती तो यकीनन दोनों परिवारों में विघटन हो जाता। पापा और आंटी दोनों ही इस बात को सहजता से न ले पाते। अंजना बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो। मम्मी ने ठीक ही किया। चलो हम लोग पापा को समझाते हैं और संकर्षण को भी। मम्मी आप संकर्षण के पास हॉस्पिटल जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद अंजन आशीष के पास जाकर बोला, मम्मी ने हम लोगों को सारी बात बता दी है। आप यह बताइए कि आपको मम्मी की किस बात पे अधिक गुस्सा है, मम्मी और अंकल के बीच हुआ उस सब, अथवा उन्होंने ये बात आपसे छिपाई उस पर? दोनों पर। अधिक किस बात पर गुस्सा है? बात छिपाने पर। अगर वे उस समय सच बता देती तो क्या आप मम्मी और अंकल को माफ़ कर देते? नहीं तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। यह आपने कभी सोचा है? यह सत्य आज आप पता चला है, तब भी संकर्षण आप अपनी मम्मी के मानसिक यातनाओं से गुजर रहे हैं, जबकि आपको मम्मी और अंकल पर कभी शक तक नहीं हुआ। इतना तो तय है कि क्षणिक गलती मात्र थी। उस गलती की आप मम्मी को और स्वयं को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? आशीष बोला, पता नहीं, दिमाग में तुम्हारी बात मान रहा है पर दिल नहीं। दिल को समझाइए पापा। देखिए मम्मी कितनी परेशान है। मैं हॉस्पिटल में अमीता और अंजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी परीक्षा का परिणाम निकलने वाला है। तभी अमीता और अंजन मुझे आते दिखाई दिए। पास आई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? धैर्य रखें, समय लगेगा, अंजन ने कहा और फिर संकर्षण से बोला, क्या हालचाल है? संकर्षण ने बिना उस लोगों को और देखे कहा, ठीक हूँ। अमिता और अंजन ने मुझ पर घर जाने को कहा। बोले, आप घर जाकर आराम कीजिए, हम लोग संकर्षण के पास हैं। अमिता और अंजन को समझाने और मनोचिकित्सक के इलाज से संकर्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह दवा लेने लगा। साथ ही यह भी पता चला कि उसकी बीमारी जेनेटिक नहीं है, हो कर उस दवा की एलर्जी है जो दवा वह खा रहा था। हालांकि उस दवा से एलर्जी के चांसेस 0.1% होते हैं, पर संकर्षण को भी थी। कारण पता चल जाने पर उसने इलाज सही होने लगा और स्वस्थ रहने लगा। आशीष भी उस पर सामान्य दिखने लगे। संकर्षण को हॉस्पिटल में छुट्टी मिल गई, उसे घर जाने का समय आ गया। हम सभी बहुत चक्रवात से निकल आए थे। घर जाने से पूर्व आशीष हॉस्पिटल में बिल भरने गए और मैं मेडिकल स्टोर पे संकर्षण की दवाई खरीदने। तभी गेट पर मुझे सन्यासी की वेशभूषा में एक आदमी मिला, जो मुझे देखकर बोला, संकर्षण कैसा है? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा तो पता चला कि वह सन्यासी कोई और नहीं, गगन ही है। ठीक है, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? वे बोले, यह सब न पूछिए, आपका ईमेल पूरे ग्रुप में घूम रहा है, पता चला तो चला आया। आशीष सब कुछ जान गए होंगे। क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? मैं तो उनसे नज़रें मिलाने काबिल भी न रहा। संकर्षण की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं यहाँ कभी न आता। चलिए डॉक्टर से कहकर डीएनए टेस्ट करवा लूँ। नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बीमारी जेनेटिक नहीं थी। क्या संकर्षण भी जान गया है कि मैं उसका पिता हूँ? हाँ। संकर्षण को कब तक हॉस्पिटल में छुट्टी मिलेगी? कितना समय लगेगा उसके ठीक होने में? अब संकर्षण बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमज़ोरी है। आज हम लोग उसे घर ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कहकर गगन जाने को तैयार हो गए। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कहकर गगन जाने को तैयार हो गए। मैंने कहा, संकर्षण से मिलेंगे नहीं? नहीं, जो उथल पुथल इस सत्य को जानकर आप सभी की ज़िंदगी में मची होगी और किसी प्रकार सब कुछ शांत हुआ होगा, यह सब मुझे देखकर पुनः होने की संभावना है। वैसे भी मैं मोह माया का परित्याग
कर चुका हूँ और एक एनजीओ से मैं गांव के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। संकर्षण को मेरा प्यार कहिएगा और आशीष से कहिएगा कि हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। मैं उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि नज़रों से ओझल नहीं हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और विचार करिएगा कि उसने अपना यह सत्य न बताकर सही किया या गलत। यह विचार मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। यह कहानी नीता दामी जी की लिखी हुई है।